जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो हम लोग कंटेंट वाइज क्लास कर रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी की। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही क्लियर मैं यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ कि ये जो इंग्लिश पेडागोजी की हम क्लास कर रहे हैं ये आपका पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 दोनों के लिए है, क्योंकि सिलेबस डिस्कशन मैंने किया हुआ है, उसमें मैंने बताया भी है कि जो आपका पेपर 1 और 2 है उसमें कंटेंट में कोई भी आपका डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। जब आप पेपर 1 में लेते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न दूसरा होता है और पेपर 2 में वही क्वेश्चन रहता है, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ये लोग डिफ़िकल्ट कर देते हैं। क्लियर? उसके अलावा और कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो ये हमारा जो है आज की जो है हमारी ये क्लास 3 रहने वाली है। तो आज मैं इसकी जो है प्लेलिस्ट बना दूंगी। आगे से जितनी भी ये कंटेंट में जो भी क्लासेस हैं ये आपको इसी प्लेलिस्ट में जब आप बाद में देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दिखेगी। अगर आप इतना कंटेंट पढ़ लेते हैं, जितने भी वीडियोस में ये टोटल होगा 8 से 10 वीडियो मान लीजिए मैक्सिमम आपका ये जाएगा, जिसमें आपका पूरा के पूरा इंग्लिश का कंटेंट कवर होगा पेपर 1 के लिए भी एज वेल एज पेपर 2 के लिए भी। तो बिल्कुल भी जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे तो ये आपका सारा के सारा हो जाएगा। क्लास 3 आज की हमारी रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से वीडियो के नीचे जो है रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो है कि इसके साथ ही बगल में उसके बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दें। ठीक, उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि इस प्रकार से कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो है अपनी पहली क्लासेस में लैंग्वेज स्किल्स को देखा था, जिसमें कि 4 तरह के लैंग्वेज स्किल्स को हमने समझा था, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो लिसनिंग का हमने क्लास 2 में जो इसकी पूरी प्रक्रिया थी, क्या क्या प्रोसेस होता है, उन सबको डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के ऊपर जो है डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या होता है, कैसे हम समझेंगे, पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से आता है। जब आपकी 2 से 3 क्लास हो जाएगी तो एक दिन हम लोग जो है आपका टॉप 30 या टॉप 15 करके क्वेश्चन को भी मैं करा दूंगी। ठीक, तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। क्लियर? तो देखिए अब यहाँ पे जो हमारी जो सेकंड स्किल है जिसको कि हम स्पीकिंग स्किल कहते हैं। अब स्पीकिंग स्किल में अगर आपने पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देखिए, क्योंकि लैंग्वेज क्या होता है और कौन कौन से लैंग्वेज की आपके स्किल हैं इसको पहले जाना ज़रूरी है। तो स्पीकिंग स्किल में एक बार क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है कि कौन सा आपका एक्सप्रेसिव स्किल इन ओरल मोड है। अब आपको 4 ऑप्शन दे देगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये क्या है। अब इसके लिए इसको रटने से ज़्यादा इसको समझने पर हम फोकस करेंगे। तो पहली चीज़ कि जब हमने चारों को पढ़ा है जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स है तो हमें पता है कि वो कौन कौन सी हैं। एक मिनट, तो हमारी वो 4 स्किल कौन कौन सी हैं? LS, R और W, यही 4 हैं। अब हमें पता है कि जो लिसनिंग है और जो आपका रीडिंग है ये पैसिव में आता है, क्योंकि इसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो स्पीकिंग और जो राइटिंग है ये आपका प्रोडक्टिव स्किल है या एक्सप्रेसिव स्किल है। ठीक, क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ बोलना है, कोई चीज़ लिखना है तो उसमें हमको अपना दिमाग का प्रयोग ज़रूर करना होगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए अब क्या लिखा है, प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल। अब जैसे ही आप ऑप्शन में इस शब्द को देखेंगे प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव, तो तुरंत आपके माइंड में यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव में 2 ही स्किल आपके आएंगे, एक स्पीकिंग आएगा और एक राइटिंग आएगा। फिर यहाँ क्या है, ओरल मोड। तो जब भी हम किसी चीज़ को अगर राइट करते हैं तो वो आपका ओरल फॉर्म में तो होता नहीं है। ओरल का मतलब जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ये ओरल है, और अगर यहाँ पे मैं लिख के बता रही हूँ तो दैट इज़ रिटन फॉर्म। तो अगर ओरल मोड में दे दिया तो वो आपका ओरल मोड में है, साथ में प्रोडक्टिव है और एक्सप्रेसिव, कोई भी दे सकता है, एक्टिव स्किल भी दे सकता है आपको, रिप्रोडक्टिव भी दे सकता है। ठीक, तो किसके साथ जाएंगे आप? स्पीकिंग के साथ जाएंगे। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है, क्योंकि 2-3 बार पूछा है और बच्चे काफ़ी इसको गलत करते हैं। यहाँ पे ओरल देखते ही बच्चे रीडिंग पे मार्कर आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है उनका। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। क्वेश्चन के जो जिस्ट में वो कहने की कोशिश कर रहा है उसको तोड़ करके समझेंगे तो ये आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब देखिए जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं तो इसमें कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि टोन, स्ट्रेस, इंटोनेशन, पिच। मैनी टाइम्स क्वेश्चन जो है आपसे पूछेगा कि स्ट्रेस, विच ऑफ दीज आर एलिमेंट्स ऑफ आपका जो है स्पीकिंग। तो स्पीकिंग के कौन से एलिमेंट्स हैं? तो इंटोनेशन, पिच, स्ट्रेस, टोन। तो ये इनके एलिमेंट्स हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, बोलते हैं, स्पीक करते हैं, तो जैसे
टोन, टोन का मतलब कि जैसे उतार चढ़ाव जो होता है ना, कि आप किस टोन में बोल रहे हैं। जैसे मैं बहुत खींच के बोलती हूँ, स्ट्रेस देना, जैसे मैं कहूँगी स्ट्रेस, ठीक, स्ट्रेस। तो दो एक ही शब्द को हम अलग अलग तरीके से, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड। तो ये क्या है कि जब हम बोलते हैं तो बोलने में उस शब्द से समझ में आता है कि हम क्या चीज़ कहना चाहें। जैसे क्लास में जब आप देखते हैं टीचर हैं, अगर कोई बच्चा बात करे तो वो उस वर्ड को थोड़ा खींच कर लेकर जाती हैं ताकि सामने वाला उस चीज़ को समझे। इंटोनेशन, इंटोनेशन का मतलब वही है आपका उतार चढ़ाव से। पिच का मतलब इंटेंसिटी, कितनी तीव्रता के साथ उस शब्द को बोला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्पीकिंग से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? स्पीकिंग से। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लिख कर दिखाइए कि टोन कैसे हाई और अप होगा, तो क्या आप लिख कर दिखाएंगे टोन? अगर मैं इसको पढ़ रही हूँ टोन, तो ये तो नॉर्मल लिखा तो इसको TON ही जाएगा, लेकिन जब अगर मैं बोलूँगी तो टोन, टोन अलग अलग तरह से बोल रही हूँ, तो ये कब आएगा? राइटिंग में नहीं आ सकता है, सुनने में भी नहीं आएगा, तो जब हम खुद बोलेंगे तभी आएगा। स्ट्रेस देना तो राइटिंग में लिखकर तो हम स्ट्रेस दे नहीं पाएंगे। उसी तरह इंटोनेशन और पिच। तो सिंपल सामान्य साधारण सी बात ये है कि टोन, स्ट्रेस, इंटोनेशन, पिच, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग। क्लियर? ये आपको याद रखना है। अब स्पीकिंग सिचुएशंस कह लीजिए या टाइप्स ऑफ स्पीकिंग कह लीजिए, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि भाई कौन कौन से तरह के स्पीकिंग है, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे दे देगा और बोलेगा स्पीकिंग का कौन सा ये पार्ट है, टाइप है। पहला है इंटरैक्टिव स्पीकिंग। इंटरैक्टिव स्पीकिंग क्या होता है? जैसे हम लोग कहते हैं इंटरैक्टिव क्लासरूम, तो क्या होगा भाई, जिसपे टीचर तो बोल रहा है, साथ में स्टूडेंट का रिस्पॉन्स भी आ रहा है। शिक्षक या शिक्षिका अगर कोई बात कह रही हैं तो सामने से बच्चे का भी रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, दैट इज़ इंटरैक्टिव क्लासरूम। इसमें देखिए फेस टू फेस भी हो सकता है और टेलीफोन वार्ता भी हो सकती है कि सामने वाले से हम किसी चीज़ को अगर कर रहे हैं तो उसकी तरफ से हमको रिस्पॉन्ड भी हो रहा है, रिस्पॉन्स भी आ रहा है, दैट इज़ इंटरैक्टिव। ठीक, अब स्पीकिंग है तो आप बात कर रहे हैं, तो कहीं भी दो लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं, टेलीफोन पे बात करें तो दैट इज़ इंटरैक्टिव स्पीकिंग। वन इज़ द पार्शियल इंटरैक्टिव स्पीकिंग। पार्शियल का मतलब ये होता है आंशिक, मतलब आधा। जैसे ग्रुप डिस्कशन, जैसे मान लीजिए कि ग्रुप में अगर 5 बच्चे हैं, उसमें से अगर हम किसी डिबेट कर रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये चांसेस हैं कि अगर आपने एक पॉइंट को बोला तो अब अगले को भी आप मौका देंगे, तो उस केस में आप क्या हैं, इंटरैक्टिव हैं, बट पार्शियल इंटरैक्टिव आपकी वहाँ पे दिखाई देती है। इसी तरह घर में अगर कुछ लोग बात करें तो वहाँ ये तो ज़रूरी नहीं कि हम ही हर बार बोलेंगे, तो ये पार्शियल इंटरैक्टिव स्पीकिंग होती है। नेक्स्ट है आपका नॉन इंटरैक्टिव स्पीकिंग। नॉन इंटरैक्टिव स्पीकिंग का मतलब है कि सिर्फ सामने से हमें चीज़ें मिल रही हैं, हमें उस पर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम सिर्फ देखते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? न्यूज़, सीरियल्स। अब न्यूज़ और सीरियल्स आप सबने देखा है। अब सीरियल में कुछ गलत होता है, सही होता है, लीड रोल के साथ लोग कितनी सारी नाइंसाफ़ी करते हैं, बहुत कुछ होता है, तो हम उसमें तो ऐसा है नहीं कि जाके बोलेंगे और उससे सुनाई दे देगा। न्यूज़ में भी जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, एंकर होते हैं, दे हैव देयर ओन कंटेंट, वो अपना कंटेंट बोलते हैं और हम बस उसको सुनते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉन इंटरैक्टिव स्पीकिंग का पार्ट होता है। अब ये क्यों है नॉन इंटरैक्टिव स्पीकिंग का पार्ट? क्योंकि अगर वो आपसे कोई चीज़ बोलते हैं, कहते हैं, तो हम उनको रिएक्ट नहीं करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। क्लियर? तो ये 3 तरीके से स्पीकिंग की सिचुएशंस कह लीजिए या फिर आप इसके टाइप को कह लीजिए, ये 3 होता है। तो याद रखिएगा, एक इंटरैक्टिव है, देखिए इजी है, कोई इसमें रटने जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। इंटरैक्टिव है, दैट मीन्स बोथ वे होगा, दोनों साइड से होगा। भाई पार्शियल है तो एक आध बार हमने कह दिया बात खत्म। नॉन इंटरैक्टिव है तो एक भी बार नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जैसे पूछा है कि कौन सा इसमें से टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं होता है लिसनिंग और स्पीकिंग के लिए। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे लर्नर्स गलत करते हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें लिखा हुआ है कि पेन पेपर टेस्ट, अगर हमको पेन पेपर टेस्ट लेना है, ये अच्छा नहीं होता है लिसनिंग के लिए और स्पीकिंग के लिए। अगर आपको किसी की सुनने की क्षमता को जानना है या बोलने की क्षमता को जानना है तो क्या आप इसको पेन पेपर टेस्ट के थ्रू करवा सकते हैं? नहीं। अगर आपको रिटन देखना है कि बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो लिखने पे कैसी आ रही है, प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर कैसा है, तब तो पेन पेपर आपका ठीक है। ठीक, तो पेन पेपर टेस्ट किस चीज़ के लिए अच्छा नहीं है? तो एक तो अगर आपको स्पीकिंग करानी है बच्चे की तो आप पेन पेपर टेस्ट के थ्रू मत कराइए, दूसरा लिसनिंग के लिए। ठीक, तो लिसनिंग और स्पीकिंग के लिए कौन बढ़िया है भाई? तो लिसनिंग और स्पीकिंग के लिए आपका डिबेट हो गया, डिस्कशन हो गया। यहाँ पे उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी तो आएगा डिबेट और डिस्कशन में। ठीक, तो इसके थ्रू आप करा सकते हैं। और साथ ही साथ जब डिबेट और डिस्कशन होगा तो बस बच्चे की सुनने की क्षमता का भी तो विकास होगा। हो सकता है कि जब हम किसी डिबेट को कराते हैं, डिस्कशन को कराते हैं, बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा कि जो डिस्कशन है ना,
ये आपके पूरे सीटेट में एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ देखा जा रहा है कि बच्चे को मौका मिल रहा है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं डिस्कशंस में, डिबेट्स में, कि जिसके साथ जो है हम सहमत ना हो सकता है, तो उसमें बच्चे की जो सुनने की क्षमता का विकास है वो भी हो रहा है कि उसको अपने अगेंस्ट में वो देख रहा है कि ये पॉइंट बोल रहा है, बट फिर भी उसके अंदर सहनशीलता का विकास कराया जा रहा है, उसके अंदर एक अच्छे नागरिक होने का विकास वहाँ कराया जाता है। तो डिस्कशन एक तरीके से समझिए तो यहाँ पर आपके एक काम से, एक तीर से, जैसे कहते हैं ना कई निशाने होते हैं, वो वाला काम डिस्कशन आपका करता है कि बच्चा अपने अंदर से उस चीज़ को सोच करके ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है अपनी खुद की, और सोच के नए नए सॉल्यूशंस को लेकर आता है, उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में अपने आप को पॉइंट रखता है। और आपको पता है कि अगर आप किसी पॉइंट, किसी तथ्य के ऊपर अपने विचार रख पाते हैं तो इसका साफ मतलब है कि वहाँ पर आपको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ठीक, तो इसीलिए डिबेट डिस्कशन बहुत ही पॉजिटिव नोट देखा जाता है। इस पेपर में बहुत अच्छे से आपको समझना है कि डिबेट और डिस्कशन के क्वेश्चंस को। ठीक, पेन पेपर टेस्ट वैसे भी उतनी मान्यता इसको नहीं है, क्योंकि पेन पेपर टेस्ट से आप बच्चे का पूरा इवैल्यूएशन, पूरा असेसमेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर रीडिंग स्किल। तो हमने स्पीकिंग को देख लिया, लिसनिंग को देख लिया, आपके प्राइमरी स्किल्स कंप्लीट हो गए। सेकेंड हम रेनफोर्समेंटल स्किल्स को देखेंगे। रीडिंग स्किल में देखिए कन्फ्यूजन क्या है, रिसेप्टिव स्किल इन रिटन फॉर्म। अब यहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा है, और जो सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं कि रिटन को देखते ही भाई राइटिंग लगा के आ जाएंगे। जैसे वहाँ ओरल को देख करके आपका रीडिंग लगाते हैं, वैसे यहाँ रिटन देख करके रीडिंग आपका राइटिंग लगा देते हैं। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि ये गलती वही लर्नर्स करते हैं कि जिनको ना एक बार में पूरा वो कंप्लीट, वो कहते हैं ना जैसे कि डॉक्टर है दवाई पिला देता, तो उनको भी वही चाहिए होता है कि उनको क्वेश्चन कहीं से मिल जाए और किसी का नोट्स मिल जाए या कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, उनको बस रटना है कि उन्होंने रट लिया रिसेप्टिव स्किल इन रिटन फॉर्म और जाके कर देते हैं। तो ऐसे में गलती आप करेंगे, क्योंकि सीटेट एक कॉन्सेप्चुअल पेपर है और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। टेक योर टाइम। आप लर्निंग ना, अगर आप कंसिस्टेंसी, मैंने कहा ना रोज़ बस एक घंटा कंसिस्टेंसी, धीरे धीरे अगर आप चलेंगे तो आप ज़्यादा देर तक और दूरी तक जा पाएंगे। जैसे खाना, आप ऐसा नहीं कि एक हफ्ते का खाना एक दिन में खा लेंगे, वैसे ही लर्निंग होती है। अगर आप रोज़ उसको इनटेक कर रहे हैं धीरे धीरे, तो आपका माइंड भी उन चीज़ों को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करता है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से कर रहे हैं, इतना आपने चल दिया और सिर्फ चलते जा रहे, तो उससे भी फ़ायदा नहीं होगा। ये बैकअप की बैटरी आपको अपनी बनानी है। वो बैकअप कैसे होगा, थ्रू प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस से भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन। अदरवाइज़ लास्ट टाइम पे जब आप करेंगे ना, क्योंकि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, इनकेस नोट्स बनाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको आज क्लास आधे घंटे की है, 1 घंटे की, जितने भी देर की क्लास है, आज आपको नोट्स बनाने में 1 घंटा लग रहा है, पढ़ के लिखने में, आप उसको याद करेंगे। जैसे जब आप उसको रिवाइज करने जाएं तो वो मिनिमम आपका 30 मिनट्स लेगा। आपको नहीं है तो आप किसी टॉपिक पे बना करके इस चीज़ को प्रूफ के साथ देख सकते हैं। 30 मिनट्स आपको उसको याद करने में लगेगा या उससे कम लगे। ठीक, क्योंकि बहुत इजी चीज़ें, कोई उतनी डिफ़िकल्ट नहीं, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट मैंने कराया है। 30 मिनट्स के बाद जब आप उसको सेकेंड टाइम रिवाइज करेंगे तो वो मुश्किल से आपको 15 मिनट्स इनटेक करेगा। और जब आप, ये नहीं कि रोज़ मैं नहीं कह रही हूँ कि रोज़ आप पढ़िए, 4 दिन में 1 बार, 6 दिन में 1 बार रिवाइज करते जाइए पूरी पिछली चीज़ों को। क्वेश्चंस के थ्रू कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर लगा करके देख सकते हैं। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि आप 5 मिनट में उस चीज़ों को कर ले जाएंगे। सिर्फ देखेंगे आप, आपको सारी चीज़ें याद आती जाएंगी जो लेक्चर्स में मैं चीज़ों को बताती हूँ, तो ये फ़ायदा होता है। बट बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो नोट्स बनाएं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझ के रखें। जब आपका खुद का एक कॉन्सेप्ट जनरेट होने लगेगा धीरे धीरे, तो आप खुद कर जाएंगे और एक दिन में कुछ आप कर नहीं सकते, ये जान लीजिए। ये नहीं कि सीटेट 10 दिन में जाके पढ़ के कर देते हैं। और जो लोग ऐसा देखते हैं ना कि 1 महीने में सीटेट पास, 15 दिन में सीटेट पास, तो सबके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हैं, बेटर तरीके से अपनी वीकनेस को पहचानते हैं, उसके अकॉर्डिंग रोज़ पढ़िए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, और आप लंबे टाइम तक दौड़ में बने रहेंगे। और सिर्फ सीटेट ही आपका सपना तो है नहीं, आगे और भी एग्ज़ाम्स देने हैं, उसमें भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक, तो चलिए बहुत हो गया प्रवचन, अब थोड़ा हम टॉपिक पर आते हैं। तो ये आपका रिसेप्टिव स्किल है रिटन फॉर्म का। अब यहाँ पे कैसे समझेंगे, रिसेप्टिव स्किल नाम आते ही तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई LSRW में रिसेप्टिव कौन कौन है,
पहला और तीसरा है कि नहीं है, लिसनिंग और आपका रीडिंग। अब ये कह रहा है रिटन फॉर्म में जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में रिटन फॉर्म में आता है, नहीं आता है ना। और जब आप रीडिंग करते हैं, अब आप रीडिंग करिए क्या लिखा है, तो ये रिटन फॉर्म में है कि नहीं, और रिटन फॉर्म में लेकिन आप अपना कुछ नहीं लगा रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं, ग्राम्यात्मक कौशल है ये। क्लियर? तो याद रखिएगा, रिसेप्टिव स्किल इन रिटन फॉर्म इज इक्वल टू रीडिंग। अब इसमें देखिए याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे ही आपने इसको समझ लिया ना कि रिसेप्टिव स्किल आया तो भाई रीडिंग हो जाएगा, प्रोडक्टिव स्किल आया तो उन दोनों में से कोई एक रहेगा। आगे जो शब्द लिखा रहे उसके अकॉर्डिंग आपका चल जाएगा, कुछ भी इसमें नहीं है। अब ये आप एक बार पढ़ लिए ना, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो अगर आप रिवाइज नहीं भी करते हैं तो पेपर में देख के आप खुद से बता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और रटेंगे तो फिर तो भाई आपका फिर गलत ही करेंगे। अब देखिए स्ट्रैटेजीज ऑफ रीडिंग स्किल, काफ़ी जगह आता है कि भाई सब स्किल है, स्ट्रैटेजीज है, क्या क्या है, रीडिंग को कैसे करते हैं। तो ये काफ़ी बार पूछता है कि व्हाट आर द सब स्किल्स और व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज ऑफ रीडिंग स्किल। तो कहीं कहीं आपको टाइप्स में वो चीज़ें देखने को मिलती हैं, कहीं कहीं सब स्किल्स में, और कहीं कहीं स्ट्रैटेजी करके भी आती है। तो मैंने तीनों को अलग अलग करके बताया है, तो रीडिंग से संबंधित वो आएगा तो आप उसको समझ कर करिएगा। पहला है प्रेडिक्टिंग, अनुमान लगाना। अब जैसे कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो हमारी नॉर्मल सी आदत होती है कि कहानी पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक चीज़ चलती है कि यार आगे तो ऐसा ऐसा होगा, या आपको अगर आधी कहानी बता जाए तो आधी आप अपने से ही जोड़ कर बता देंगे। बड़े होने पर ऐसा नहीं, बट छोटे बच्चों के केस में ऐसा अक्सर होता है कि अगर उनको आधी कहानी पता है तो आधी वो खुद से जनरेट करके आपको बता देंगे। तो ये प्रेडिक्शन का क्वालिटी होती है रीडिंग में, कि रीडिंग में आदमी आधा पढ़ के आगे की स्टोरी को बता सकता है। गेसिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, इसका क्या मतलब है कि टेक्स्ट से आप गेस कर पाते हैं, ये भी रीडिंग की ही स्ट्रैटेजी है। मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट, लेकिन वो आपके कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, उस संदर्भ में होना चाहिए तभी। थर्ड है इन्फरिंग। इन्फरिंग का मतलब होता है, इन्फरिंग एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब समझिएगा कि जैसे कि आप लाइन बाय लाइन जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स बाय यूजिंग प्रीवियस नॉलेज। अब ये बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या है, अब वो समझिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रैटेजीज ऑफ रीडिंग स्किल प्रेडिक्टिंग गेसिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, तो आप कहेंगे कि बिटवीन द लाइन पढ़ लिया, तो ये बिटवीन द लाइन नहीं होता है। बिटवीन द लाइन का मतलब कि जो चीज़ यहाँ नहीं लिखी हुई है, जो चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी हुई है उस चीज़ को समझना, वो टेक्स्ट, वो पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है। अब आप उसको कैसे समझेंगे, तो अपनी प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान के आधार पे, जितना पहले से पढ़ा हुआ है उसके ज्ञान के आधार पे आप उसको जो है समझेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रैटेजीज ऑफ रीडिंग स्किल प्रेडिक्टिंग, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आप में से बहुत सारे लर्नर इस चीज़ को बेसिक से समझ रहे हैं कि भाई प्रेडिक्टिंग का मतलब है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन पहले हम जानते हैं पूर्वानुमान को कहते हैं, कि जैसे कि पंडित जी हैं वो प्रेडिक्ट करते हैं कि आज जो है किसी का भाग्य ऐसे रहेगा, वेदर वाले प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक, जो वेदर फॉरकास्टिंग के। तो आप वहाँ से रिलेट कर रहे होंगे, जिन लोगों को प्रेडिक्शन का हिंदी मतलब पता होगा या इंग्लिश में भी जानते हैं कि प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, जान रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, प्रीवियस नॉलेज को यूज़ किया और इसका मतलब निकाला होगा फिर कि यार स्ट्रैटेजी कह रहा है और रीडिंग स्किल में बात कर रहा है, ठीक है। तो जैसे अब उन्होंने इस चीज़ को कर लिया कि ये रीडिंग में इसकी बात कर रहा है, तो हो सकता है कि हम जो चीज़ कथन पढ़ते हैं उसका आगे से अनुमान लगाना, ठीक। बहुत सारे लर्नर्स ने इस चीज़ को समझ लिया होगा, तो कैसे समझा, तो यही इन्फरिंग है। इन्फरिंग का मतलब क्या है कि प्रेडिक्शन करना, बिटवीन द लाइन्स, जो चीज़ लिखी नहीं गई है उसको भी समझ लेना, दैट इज़ इन्फरिंग। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स बाय यूजिंग योर प्रीवियस नॉलेज। क्लियर? तो दीज आर द स्ट्रैटेजीज़, इनको हम स्ट्रैटेजीज़ में लेते हैं, प्रिडिक्टिंग करना, गेस करना एंड इन्फर करना, इन्फरिंग, ठीक है। नाउ सब स्किल्स ऑफ रीडिंग, इस रीडिंग के क्या क्या सब स्किल्स होते हैं, जैसे कौशल है तो अब इसके उप कौशल कौन कौन सा है। तो पहला है आपका प्रीव्यूइंग। प्रीव्यूइंग का मतलब है कि ऊपर ऊपर से देखना, जैसे कि कई बार होता है ना कि हम रीडिंग करते हैं तो स्टोरी को जो है पिक्चर्स देख के ही बता देते हैं, प्रीव्यू कर देते हैं पहले से ही कि अच्छा इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो ये आपके उप कौशल होता है किसका, रीडिंग का। प्रेडिक्शन देखिए कभी कभी स्ट्रैटेजी में भी पूछता है और सब स्किल, अब ये डिपेंड करता है ऑन योर ऑप्शन कि ऑप्शन में आपको क्या दे रहा है। तो कभी कभी ना ये लोग स्ट्रैटेजी के तौर पे भी दे सकते हैं, आपको सब स्किल के तौर पे भी दे सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज़ योर स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। स्कीमिंग और स्कैनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे मैंने इसको लिखा भी है, यहाँ पर एक आपको जिस्ट में समझा देती हूँ।
काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारे लर्नर्स को। तो कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट के एक एक लाइन को बहुत क्लियरली हमको जानना है क्या लिखा है, तो हम उसको स्कैन कहते हैं। स्कैनिंग शब्द जो है आपका वहाँ पे भी यूज़ होता है, या फिर स्कैनर है जो एक एक चीज़ों को बिल्कुल स्कैन करता है बारीकी से, राइट। तो वो स्कैनिंग होता है कि जब एक एक शब्द को आप पढ़ रहे हैं। अब जब आप किसी के एक एक शब्दों को पढ़ेंगे तो वो डिटेल में होगा कि नहीं होगा। डिटेल इन्फॉर्मेशन को अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे में कि कैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज का क्या यूज़ करता है। ड्रॉ आउट स्पेसिफिक डिटेल फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन या टेक्स्ट के रूप में, दैट इज स्कैनिंग। और स्कीमिंग का मतलब क्या है? स्कीमिंग दैट मीन्स कि एक जिस्ट के रूप में आप देख रहे हैं, ओवरऑल उसका क्या मतलब निकल रहा है, दैट इज स्कीमिंग। और स्कैनिंग कहेगा तो डिटेल स्कैन करेंगे, मतलब एक एक चीज़ को हमको जो निकालना है, अब इसमें से क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना, तो उस टेक्स्ट में उस पेज में हम क्या करेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे कि भाई हमको जो आंसर चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अभी आगे हम फिर से इसको देखेंगे। तो दीज आर द सब स्किल्स ऑफ रीडिंग: प्रीव्यूइंग, प्रेडिक्शन, स्कीमिंग, स्कैनिंग। क्लियर? नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रीडिंग स्किल। आपको रीडिंग स्किल के टाइप में भी स्कैनिंग और स्कीमिंग देखने को मिलेगा। वन इज़ द लाउड रीडिंग, अदर इज़ द साइलेंट रीडिंग। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। लाउड रीडिंग देखिए क्या होता है कि जब तेज़ी से पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी अगर मान लीजिए मैं खुद से पढ़ रही हूँ, तो अगर मैं इतना तेज़ तेज़ बोल के पढ़ रही हूँ तो दैट इज़ लाउड रीडिंग। ये क्या है? तेज जो है आपका तेज़ी से पढ़ने वाला जो आपका लाउड, ठीक, रीडिंग है। अब ये लाउड रीडिंग में आपको जो चीज़ें जाननी है वो ये हैं कि ये इनिशियल स्टेज के लिए बहुत अच्छा होता है। इनिशियल स्टेज या फिर अर्ली स्टेज, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपने सुना होगा, उनको पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल या फिर TREE ट्री। क्यों? क्योंकि बच्चे जब बार बार उस चीज़ को तेज़ तेज़ जो है लाउड रीड करते हैं तो उससे क्या होता है, वापस से वो चीज़ जो आवाज़ है उनको समझ में आती है और उनको रीडिंग करना भी आता है, मतलब टीचर को उनका प्रोनाउंसिएशन भी बेटर होता है और उनको चीज़ें याद भी हो जाती, दोनों काम हो जाता है। तो याद रखिएगा, इसका बेस्ट जो है वो रिज़ल्ट की इस पे दिखता है प्रोनाउंसिएशन पे, जब बच्चा लाउड रीडिंग करके पढ़ता है। अगर हम लोग लाउड रीडिंग करके पढ़ेंगे तो उससे भी, अगर टीचर आपके सामने है, आपको लाउड रीडिंग करने को कहा जा रहा है, तो वो आपके जो गलतियाँ होती हैं उनको पकड़ लेता है कि आप कहाँ पर गलत बोल रहे हैं, आपको तुरंत सही कर देता है। तो याद रखिएगा, लाउड रीडिंग में जो चीज़ आपको याद रखनी है कि छोटे बच्चों के लिए सबसे बेटर होता है और प्रोनाउंसिएशन ये आपका बेटर करेगा। क्लियर? अब आते हैं भाई साइलेंट रीडिंग पे। साइलेंट रीडिंग से भी बहुत क्वेश्चन आता है। सबसे पहली चीज़ कि साइलेंट रीडिंग मतलब आपका लाउड रीडिंग स्वसर पठन, मतलब जो हम साथ में मतलब तेजी तेजी पढ़ते हैं, और साइलेंट रीडिंग किसको कहेंगे? मौन पठन। मौन पठन मतलब कि अब हम मन में पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि आप ही लोग हैं, इसमें आप लोग में से काफ़ी लोग, अभी मैं अगर ना बोलूँ तो इसको सारे के सारे को मन में पढ़ लेंगे, ठीक। तो पहले चीज़ की कॉम्प्रीहेंशन में बहुत मदद करता है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है भाई? अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने में काफ़ी मदद करता है। अब जैसे कोई स्टोरी है, जब हम बड़े हो जाते हैं, कोई थियरी है, कोई पार्ट है, उसको जब हम शांति से पढ़ लेंगे एक बार, तो हमको उसका जस्ट अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर तेज़ तेज़ पढ़ें तो वो तेज़ तेज़ पढ़ने के बाद आपकी वो अंडरस्टैंडिंग जनरेट नहीं हो पाती है एज़ कम्पेयर टू द कॉम्प्रीहेंशन, अगर हम साइलेंट पढ़ते हैं तब। दूसरी चीज़, लाउड में अगर आप 4 लाइन कंप्लीट करते हैं तो वो चीज़ आप साइलेंट में जो है 1 मिनट में ही कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हमको जो है तेज़ तेज़ नहीं बोलना है, उतना एनर्जी आपका नहीं जाएगा, आपको सिर्फ दिमाग से देखना और उसको पढ़ते जाना है, ठीक। कवर मोर कंटेंट, जब स्पीड आपकी इसमें क्या रहेगी, तेज़ी से आप कंटेंट को कवर करेंगे तभी तो स्पीड आपकी तेज़ रहेगी, ठीक। और उसमें क्या है, हमको एक एक शब्द को बोलते जाना है। अगर अभी इसको मुझे पढ़ना हो तो मैं सारे के सारे को तुरंत ख़त्म कर दूंगी पढ़ के, ठीक है। मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, आप लोग को भी इतना ही टाइम लगेगा, ठीक। बट चूँकि इसको समझाना है, इसको तेज़ तेज़ बोलना है, तो उसमें ये ज़्यादा टाइम लेगा। कंसंट्रेट हम ज़्यादा किस में रहेंगे भाई? अब ये नॉर्मल है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। अब देखिए इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। और बच्चे जो है पढ़ते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं इंग्लिश है तो उसमें ग्रामर पूछेगा, ये सब पूछेगा। बिल्कुल नहीं। 15 नंबर की पेडागोजी अगर ये कवर कर लिया, फिर अनसीन पैसेज को तो हम लास्ट में देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से पैसेज को जो है आपको अप्रोच करना है, और वो बिल्कुल बेस्ट तरीका होगा। आप उससे पहले जो है अगर आप उस मेथड से करते हैं तो निश्चित ही जो है आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे पैसेज में भी। तो ये 15 नंबर को कवर करिए, और आखिरी जब आपका होगा 15 दिन 20 दिन, उसमें आप
पैसेज के ऊपर करिए। उसके पहले एक आध बार पैसेज खुद से भी लगा करके देखिए, कोई पैसेज उठा लीजिए, कोई भी पैसेज, और बस उसको करने की कोशिश करिए अपने तरीके से पहले। जब आप वहाँ गलती करके सीखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, कंसंट्रेशन हमारा अच्छा रहता है। मीनिंगफुल लर्निंग यहाँ पर हो पाती है जब बच्चा साइलेंट रीडिंग से पढ़ाई करता है। नेक्स्ट एक आपका टाइप है लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग। अब इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग से भी हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। सबसे पहला इंटेंसिव, आपको पता है इंटेंसिव में भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इंटेंसिव एक्सरसाइजेस सुने होंगे, इंटेंसिव रीडिंग इधर देख रहे हैं। तो होता क्या, इंटेंस का मतलब होता है गहरा। ठीक, इंटेंसिव रीडिंग की जब हम बात करते हैं, कोई चीज़ जो बहुत डीप में होती है, तो जब भी कोई चीज़ डीप में इंटेंस की बात करेगा तो वो हमेशा स्पेसिफिक डिटेल्स की बात करेगा। ठीक, टू ड्रॉ आउट इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, ये आपके एक्टिव वोकैब को, एक्टिव वोकैबलरी को क्या करेगा, बढ़िया बनाएगा। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को एकदम लाइन बाय लाइन ध्यान से करेंगे तो आपकी वोकैबलरी, अब आप ध्यान से करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको उसका मतलब पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट के लिए। जब मतलब समझेंगे, मीनिंग समझेंगे तो वर्ड आना चाहिए आपको अच्छे से, तो वोकैबलरी अच्छी होगी। वो भी कौन सी, एक्टिव वोकैबलरी। एक्टिव वोकैबलरी वो है जिसका डे टू डे लाइफ में हम मैक्सिमम में प्रयोग कर पाते हैं। डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टेक्स्ट, दैट इज इंटेंसिव रीडिंग, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डिटेल, हर एक डिटेल को हमें फाइंड आउट करने में मदद करती है। अब इसमें जो स्ट्रैटेजी यूज़ होती है ना, वो होती है आपकी स्कैनिंग। अब हमने स्कैनिंग को देखा था, अभी स्कैनिंग क्या था आपका, यही चीज़ आपकी स्कैनिंग है कि जब हम डिटेल इन्फॉर्मेशन को पॉइंट आउट करते हैं, ड्रॉ आउट करेंगे डिटेल इन्फॉर्मेशन को, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन एकदम, दैट इज़ स्कैनिंग। एग्ज़ाम्स हो गए, टेस्ट हो गए, ये हमारे जो है इंटेंसिव आपके इसके एग्जाम्पल होगा। ठीक, नेक्स्ट है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग का बेसिक आप याद रखिए, एक्सटेंसिव का मतलब है कि ये आप उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। अब इसमें बहुत सारे, जैसे मैं आपको सिंपल सा बताऊं कि आप एक पढ़िए, जैसे लाउड है, साइलेंट है, कोई उतना डिफ़िकल्टी नहीं है। लाउड पढ़ लिया तो साइलेंट जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। इंटेंसिव देख ले तो एक्सटेंसिव जस्ट उसका उल्टा। उसमें हम अगर पढ़ाई के लिए, करंट टेस्ट के लिए, एग्जाम के लिए लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं तो इसमें वैसा नहीं होगा। इसमें ओवरऑल जिस्ट के लिए पढ़ेंगे, हमको इंटरेस्ट है इसलिए पढ़ेंगे, हमको अच्छा लग रहा है इसलिए पढ़ेंगे, प्लेजर के लिए पढ़ेंगे। ठीक, तो नॉन डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टेक्स्ट ये होगा, ये आपकी पैसिव वोकैबलरी को बढ़ाएगा। उसने एक्टिव वोकैबलरी को बढ़ाया, इसने पैसिव वोकैबलरी को। पैसिव वोकैबलरी क्या होती है कि जिसका मतलब तो हम जानते हैं किंतु हम उसका डे टू डे डेली लाइफ में उतना प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वो पैसिव वोकैबलरी। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मतलब आपको पता है किंतु रेगुलर आप उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट पर फोकस करता है। इसका संबंध स्कीमिंग से है। स्कीमिंग जो मैंने आपको बताया था कि हम एक जनरल आइडिया लेने के लिए यूज़ करते हैं, जनरल ओवरव्यू के लिए यूज़ करते हैं। सेंट्रल आइडिया और जिस्ट पे फोकस करता है, प्लेजर रीडिंग और इंटरेस्ट के लिए करते हैं। ठीक, जनरल अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के लिए हम इसको जो है यूज़ करते हैं, किसको, एक्सटेंसिव रीडिंग को। अब आते हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग भी आपके टाइप में, जैसा मैंने आपको बताया था, पर्टिकुलर और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए वी यूज़ स्कैनिंग। अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। ड्रॉ आउट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, रीडिंग रैपिडली, तेजी तेजी पढ़ेंगे, कौन सा आंसर खोजना है खोजो जल्दी जल्दी। रीड एवरी पार्ट, हर एक पार्ट को पढ़ेंगे, जैसे कि फाइंडिंग अ वर्ड इन डिक्शनरी। अगर आपको मैं कह दूं कि अबेंडन निकालिए तो अब आप तुरंत डिक्शनरी में जाएंगे, ए में जाएंगे, फिर बी वाले में जाएंगे, फिर ए कहाँ लिखा है खोजेंगे, तुरंत आप डिक्शनरी में खोजेंगे। वो जो वर्ड आप खोज रहे हैं, आप स्कैन कर रहे हैं चीज़ों को लाइन बाय लाइन कि कहाँ पे वो चीज़ मिल जाए, तो दैट इज़ योर स्कैनिंग। क्लियर। नाउ स्कीमिंग। स्कीमिंग ठीक उसका उल्टा है। जनरल ओवरव्यू और आइडिया के लिए हम पढ़ते हैं। ओवरऑल जिस्ट, जैसे नॉवल है, नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई सी चीज़ का समरी कर रहे हैं तो लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, उसका एक जिस्ट देंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन हम कर देंगे।